जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर लगभग 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आज का सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से अटेंड कीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने स्कोर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में कुटीर उद्योग उत्पाद दिया है और सूची 2 में उत्पादन केंद्र दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है और कूट के माध्यम से आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सिल्क साड़ियों की बात करें तो इसका उत्पादन केंद्र हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, तो एक आपका हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर टेराकोटा की बात करें तो हमने आपको बताया था टेराकोटा जो है इसके लिए आपका उत्पादन केंद्र हो जाएगा गोरखपुर। तो ए का 3 और सी का 2 देखिए किस ऑप्शन में है। आपको पूरा मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ए का 3, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 3 केवल बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। ए का 3 और सी का हमने क्या बताया 2, सी का 2 देख सकते हैं, बाकी बी का 4, डी का 1। ठीक है, डी का 1 पीतल कहाँ हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा, और चिकन का हो जाएगा लखनऊ। इस प्रकार से मिला सकते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन सा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए, भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिक्किम जो है न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछे कौन सा है तो गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। और साथियों, आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए साथियों आप लोग जितना हो सके अभी अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेगा। तो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, तेल रिसाव किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। टोटल 70 क्वेश्चन है, तो आपका प्रयास होना चाहिए 70 में से कम 55 क्वेश्चन सही करने का, इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक सभी ऑप्शन को पढ़िए। तो तेल रिसाव किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है, तो विशेष रूप से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में, समुद्री यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो माउंट एवरेस्ट नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका सही जवाब है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगर प्रॉपर नाम पूछे तो सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, नाम बता देते हैं, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया है। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, सागर माथा। ठीक है, सागर माथा बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूरब से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वारनद मुख बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। पीडीएफ में क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए आज प्रश्न का ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा। तो पश्चिम से
पूरब से पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी जैसे कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, तो यहाँ पर देखिए नर्मदा दिया हुआ है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक के पश्चिमी ढाल से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध। अगर आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और इसी पर एक जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन 7 के लिए आंसर बताइए। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? और क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। इससे पहले आपका एक क्लास हो चुका है शाम 7:30 बजे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया गया है, तो जिसने नहीं देखा है देख सकते हैं जाकर। तो सुंदरवन के जंगल को कहते हैं मैंग्रोव वन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, मैंग्रोव वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो साथियों, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में 1921 से 1931 की काल अवधि को आगे की ओर बड़ी एक छलांग बोला जाता है। आगे देखिए, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तू ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अरस्तू ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अरस्तू की बात करें तो अरस्तू के गुरु कौन थे और शिष्य कौन थे? तो अरस्तू जो है प्लेटो के शिष्य, किसके? प्लेटो के शिष्य थे, और सिकंदर के महान गुरु थे अरस्तू। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किस देश का अलिखित संविधान है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यूके यानी कि ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। अच्छा, अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो वो अपना भारत का है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बताइए कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो ये है अमेरिका। कौन हो जाएगा? अमेरिका। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अच्छा, अमेरिकी संविधान कब बनकर तैयार हुआ था और कब लागू हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो कानून के समक्ष समानता ये है आर्टिकल 14 में, और ये कहाँ से लिया गया है? तो संविधान। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताइए क्वेश्चन 13 के लिए आंसर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 74, इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। पहले तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। इसका सही जवाब है 65 वर्ष। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 65 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए क्वेश्चन 15 के लिए आंसर लगाइए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग है, इसलिए आंसर क्या होगा, राज्यपाल करता है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बिहार पुलिस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिहार पुलिस में आपको कहाँ पर क्लास का नोट्स मिलेगा, वन लाइनर जो PDF है वो कैसे मिलेगा, ठीक है, और 2024 का क्वेश्चन बैंक वन लाइनर कैसे मिलेगा, ये सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर कॉल भी आप लोग लगा सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है श्री MC सीतलवाड़, ठीक है, MC सीतलवाड़। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? बताइए, मुक्ति जो है सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कथन है रूसो का। किसका है? रूसो का कथन है। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत किसने दिया था, तो रूसो ने ही दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी विशेषता है जो भारत के संविधान में भी है और अमेरिका के संविधान में भी है? तो ये है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए, अच्छा, अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है, एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले तो मौलिक अधिकार को लिया गया है, ठीक है, जो कि 12 से 35 तक में है। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया? चलिए बताइए, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को आया, ठीक है। और बनकर जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? चलिए बताइए, किस निर्णय में कहा गया था कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो ये कहा गया था SR बम्बई मामला, जो कि 1994 में आया था। B वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्य बताइए। प्राक्कलन समिति और एक हमने आपको बताया था लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से। और प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 मेंबर केवल इसमें लोकसभा से ही होते हैं प्राक्कलन समिति में। तो प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आप सभी जानते हैं भारत के संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू हुई है? तो ये आंतरिक आपात की स्थिति, जो कि 1975 में लगाया गया था। 1975 में भारत में पहली बार आपातकाल 1962 में लगाया गया था, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। अच्छा, आर्टिकल 360 जो वित्तीय आपात है, ये भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? देखिए, हमने आपको अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया था। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें सबसे पहले IAS, ठीक है, क्या आएगा इसमें? सबसे पहले IAS, जिसको बोला जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा आता है IPS, भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरा आता है
FS भारतीय वन सेवा, और ये जो है संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वजनीय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है? आंसर है लोकतांत्रिक, सी वाला ऑप्शन सही है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी करा चुके हैं। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ए ऑप्शन सही है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, जो कि जीवन जीने का अधिकार है, इसको छोड़कर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। निम्नलिखित में से भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था? बताइए, निम्नलिखित में से भारत का वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो ये क्वेश्चन कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में और पॉलिटी क्लास में बता चुके हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में नहीं होगा। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? बताइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में CAG, CAG की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो लेखा संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति के समक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है आर्टिकल 14, ठीक है। अनुच्छेद 14 में समता का नियम दिया हुआ है, समानता का अधिकार। आगे देखिए, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं कई बार। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों के लिए है 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोक लेखा समिति से। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासन काल के दौरान हटाया गया था? तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कब हटाया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। और जो संपत्ति का अधिकार था अब उसे कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रखा गया है। तो 1978 में किसकी सरकार थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोरारजी देसाई, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो रिट के बारे में बता चुके 5 प्रकार के रिट है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किस स्थिति में जारी किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में। सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? चलिए बताइए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो यह है थोरियम। सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है थोरियम। आगे देखिए,
वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? सही आंसर है नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में मिला था एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार। कब दिया गया था? तो 1983 में। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कब दिया गया था? 1983 में। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबकित होते हैं। यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है चुंबक की ओर आंशिक रूप से वो आकर्षित होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे ऑक्सीजन हो गया, प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका सही है। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है। तो ये किसका प्रयोग करती है? स्ट्रांसियम परमाणु का, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डैश को 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है, बताइए किसको? तो जिप्सम को, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × TH2O। ठीक है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है, तब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 × ½ H2O। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये हो गया जिप्सम। अगला क्वेश्चन, 4 तत्वों P, Q, R और S की परमाणु संख्याएं क्रमशः 6, 8, 14 और 16 है। इन तत्वों में से उपधातु कौन है बताना है। तो P का परमाणु क्रमांक 6 है, यानी कि P जो तत्व है वो कार्बन है। Q का परमाणु क्रमांक 8 है, 8 होता है ऑक्सीजन का। और R का है 14, 14 होता है सिलिकॉन का, और 16 होता है किसका? सल्फर का। ठीक है, सिलिकॉन का, और ये होता है सल्फर का 16। तो उपधातु यहाँ पे से सिलिकॉन है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, यानी कि 14, और 14 है R, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है R। ठीक है, जो कि सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो धातु में तरल अवस्था में पाई जाने वाली है मरकरी, और अधातु में ब्रोमीन। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया है। डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पर प्रदीप्ति किसके कारण होती है? तो ये होता है कैथोड किरण के कारण, कैथोड किरण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी क्या नहीं बदलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, आवृत्ति चेंज नहीं होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं, यानी कौन से आवर्त में लेंथेनॉइड्स और कौन से आवर्त में एक्टिनॉइड्स होते हैं, ये आपको बताना है। तो आवर्त 6 में लेंथेनॉइड्स होते हैं और 7 में एक्टिनॉइड्स। देखिए बी ऑप्शन में यहाँ पर दिया है। फिटकरी किसका एक उदाहरण है? तो फिटकरी जो है द्विक लवण का उदाहरण है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फिटकरी का रासायनिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। डैश एक क्षार धातु है, बताइए इसमें से क्षार धातु कौन सा है? इसका सही जवाब है सोडियम। ये एक क्षार धातु है और ये आवर्त सारणी के प्रथम समूह का दूसरा तत्व है। डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टंगस्टन का इस्तेमाल होता है फिलामेंट में। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो साथियों इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है 4 परमाणुओं से बंधे होते हैं, 4 परमाणु से। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जैसे मीथेन, यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन,
ये है इसका स्ट्रक्चर। तो बोला गया इथेन में प्रत्येक कार्बन जो परमाणु है कितने परमाणु से बंधे होते हैं, तो देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी 1 2 3 4, 4 परमाणुओं से बंधे होते हैं। मनुष्यों में निषेचित अंडे किस स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो इसका सही जवाब है गर्भाशय में। चलिए आगे देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी बोला जाता है। तो साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों को और क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डक्टलेस ग्रंथि भी बोला जाता है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक बीज वाहिका द्वारा ले जाया जाता है, बीज वाहिका। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बताइए इसमें से कौन सही नहीं है? विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल सही है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता, ये गलत है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है, ना कि टूटना। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व की नाभिक की रचना करते हैं, उसको बोलते हैं संलयन। लेकिन यहाँ पे बोला गया किसी परमाणु के नाभिक का टूटना, ये संलयन नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही गलत है। बाकी ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस यानी सूखा बर्फ बोला जाता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था, ये सभी सही है। तो बी वाला गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? याद रखिएगा इसका आंसर है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? बताइए किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को ही नेफ्रॉन बोलते हैं, वृक्क यानी कि किडनी। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? ये क्वेश्चन करा चुके हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? तो इसका सही जवाब है एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। और इसी ग्रंथि से निकलता है आपातकालीन हार्मोन। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? इसका आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। ये एक मादा लिंग हार्मोन है, ठीक है। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। तो थायराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे क्या है? तो यही थायराइड है, ये सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा खाली ग्रंथि कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत। आगे देखिए, साल का टीका किसके लिए होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पोलियो के लिए होता है। अगर आपसे पूछे बीसीजी का टीका ये किसके लिए होता है, तो ये टीबी के लिए होता है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन, निम्न एक प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंटीबॉडी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। कैरेटिनॉइड ये क्या है? एक एंटीबॉडी का उदाहरण है। नियासिन क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। फिनॉल क्या है? तो ये एक एंटीसेप्टिक है। और बी ऑप्शन में जो सल्फानिलेमॉइड दिया है ये आपका क्या है? ये दर्द निवारक है। वनस्पति घी में होता है, तो इसको डायरेक्ट याद रखिए, एकल असंतृप्त वसा। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो कि अमाशय से निकलता है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह है विटामिन कौन सा, बताइए? विटामिन ए।
वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है? तो रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आज का आखिरी क्वेश्चन, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो एक होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही। तो सर्वग्राही हो जाएगा AB पॉजिटिव और सर्वदाता हो जाएगा O नेगेटिव। दोनों को ध्यान रखना है। तो चलिए आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने 70 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। टोटल 70 क्वेश्चन तो नहीं था, बीच में 3-4 क्वेश्चन स्किप किए हैं, ठीक है, वो गलत टाइप हुआ है। तो बताइए आपने आज कितने स्कोर किए। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। कौन सा? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका एप्लीकेशन सक्सेस वर्ल्ड MCQ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद कोर्स परचेज करने के लिए ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। फिर ऊपर आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके मात्र 119 में अभी आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बाकी जिनको पता है अब आप लोग जा सकते हैं। तो देखिए बैच में सबसे पहले आपको जो भी क्लास हुआ है पॉलिटी का, साइंस का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, वो सब क्लास मिलेगा। उसका PDF भी मिलेगा आंसर के साथ में। 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसका पूरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा 1 लाइनर फॉर्म में। बूस्टर नोट्स मिलेगा, इसमें क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो आपको 1 लाइनर फॉर्म में मिलेगा। शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा छोटा छोटा, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।